करना पड़ेगा, अपने को होम कर देने की तैयारी के संकल्प के साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई आसान लड़ाई नहीं है, ये बड़ी गहरी और बड़ी दूर तक मार करने वाली लड़ाई है। आप सोचो कि खाली गोरे अंग्रेजों को भगाने मात्र में हमारे क्रांतिवीरों को 7,32,000 का तो संगठन खड़ा करना पड़ा, 4.5 करोड़ भारतवासियों को सहयोगी और समर्थक बनाना पड़ा, 480 करोड़ रुपए खर्च किए, तब जाकर खाली अंग्रेज भारत से भागे। अब उसकी तुलना आप करो 7,32,000 का संगठन उस जमाने का, जब हमारी आबादी 20 करोड़ की थी, फिर 4.5 करोड़ लोगों का सहयोग और समर्थन उस जमाने में, जब आबादी हमारी 33 करोड़ हो गई। तो अब आबादी हमारे देश की 120 करोड़ है। तो आप सीधे सीधे हिसाब लगा लो कि हमको कम से कम तो इस देश में 15 से 20 और कभी कभी तो 25 करोड़ लोगों तक का संगठन खड़ा करना ही पड़ेगा, तभी जाकर ये काले अंग्रेजों से हम हमारे देश को बचा पाएंगे। और उस जमाने में महात्मा गांधी, शहीद आजम भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर आदि आदि क्रांतिवीरों ने 480 करोड़ रुपए का कुल खर्चा किया आजादी के लिए। तो आजादी के 63 साल के बाद रुपए का अवमूल्यन हो चुका है, तो हमें तैयारी रखनी पड़ेगी कि कम से कम हजारों करोड़ रुपए का खर्चा अब इस भारत स्वाभिमान की सफलता के लिए खर्च करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प है नहीं हमारे पास, और खर्च करना पड़ेगा तो इसको जुटाना भी पड़ेगा, क्योंकि और कहीं से आएगा नहीं ये पैसा। कोई विदेशी आकर हमको देश के लिए दान नहीं देगा, कोई विदेशी आकर हमारे लिए सद्भावना व्यक्त तो कर सकता है, लेकिन हमको बहुत सारा धन उपलब्ध करा के हमारे देश की आजादी के बाद की नई आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए, नई व्यवस्था की लड़ाई लड़ने के लिए बहुत दूर तक सहयोग नहीं करेंगे। विदेशी सद्भावना व्यक्त कर सकते हैं और हमारे लिए मन में ये कह सकते हैं कि चलो ठीक है, आप अपने रास्ते को बनाने की लड़ाई लड़ रहे हो, हम भी आपको सहयोग कर सकते हैं भावना से, मन से, लेकिन बहुत आगे तो नहीं आएंगे। करना तो आपको ही पड़ेगा। आप भारत में रहते हो तो या भारत के बाहर रहते हो तो आपको दोनों स्तर पर इस देश की आजादी की नई लड़ाई के लिए, व्यवस्था परिवर्तन की इस लड़ाई के लिए, नई व्यवस्था बनाने की लड़ाई के लिए सबसे पहला संकल्प यही करना है कि अंग्रेजों के बनाए गए कानूनों को हटाना है, अंग्रेजों की बनाई गई व्यवस्थाओं को बदलवाना है, कृषि व्यवस्था को बदलवाना है, चिकित्सा व्यवस्था को बदलवाना है, शिक्षा व्यवस्था को बदलवाना है, कानून और न्याय व्यवस्था को बदलवाना है, प्रशासनिक व्यवस्था को बदलवाना है, सभी व्यवस्थाओं को आमूल चूल पूरा बदलवाना है। कानून ये रद्द कराने हैं। अब आप जानते हैं कि कानून को रद्द कराना और नया कानून बनाना ये संसद करती है या विधानसभाएं करती हैं। तो संसद और विधानसभाओं में ऐसे लोगों को भेजना पड़ेगा कि जो हमारी इस बात से सहमत हो कि अंग्रेजों के बनाए गए सारे कानून रद्द होने चाहिए और उनके स्थान पर नए कानून बनने चाहिए। या तो संसद और विधानसभाओं में आज जो लोग बैठे हुए हैं उनको इस बात से सहमत कराना पड़ेगा कि भाई आप यहां आए हो, देश ने आपके ऊपर बहुत विश्वास व्यक्त किया है, आपके चुनाव में देश ने लाखों करोड़ों रुपए का खर्च किया है, तो आप इस व्यवस्था को बदलने में कुछ हमारा सहयोग करो। अगर ये करते हैं तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो इनके स्थान पर नए लोगों को लाना पड़ेगा। काम तो ये करवाना ही है, ये लोग करें या इनके स्थान पर आए हुए नए लोग करें, और ये काम होगा संसद और विधानसभाओं से। तो संसद और विधानसभाओं में ऐसे लोगों को भेजने के लिए हमें अभी से अपना मन मस्तिष्क तैयार करना पड़ेगा। दूसरा काम हमको एक और करना पड़ेगा, वो समाज के स्तर पर करना पड़ेगा कि ये जो गुलामी है व्यवस्था की, कानून की, ये तो सरकार के स्तर पर बदलेगी। कुछ गुलामी हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन की भी है, जिसे हम खुद बदलेंगे तभी वो ठीक होगी। आप बोलेंगे जी हमारे व्यक्तिगत जीवन की क्या गुलामी है? हम अपने व्यक्तिगत जीवन में अंग्रेजों का बहुत सारा नकल करते हैं, उनके आचरण का। हमारी पोशाक अंग्रेजों वाली हो गई है, हमारा खान पान अंग्रेजों वाला हो गया, हमारा आचरण व्यवहार अंग्रेजों वाला हो गया है। हर तरफ हम देखते हैं कि अंग्रेजियत में डूबे हुए लोग भारत के दिखाई देते हैं। आप जानते हैं अंग्रेजों की पोशाक है कोट, पैंट, टाई और उसके बाद नेक टाई, क्योंकि अंग्रेजों का देश ठंडा देश है।
ठंडे देश में शरीर को सर्दी ज्यादा लगती है, हर समय ठंडी हवाएं चलती हैं, तो गर्म सूट और टाई और कोट पहनना, 3 पीस सूट पहनना, उसके बाद ऊपर से टाई लगाकर गले को बंद कर लेना ताकि ठंडी हवा अंदर ना जा सके, ये अंग्रेजों की मजबूरी है। अपनी इस मजबूरी को पूर्ति करने के लिए उन्होंने सूट का आविष्कार किया, कोट बनाया, पैंट बनाया, जैकेट बनाया, 3 पीस सूट बनाया, टाई बनाई, फिर ओवरकोट बनाया, फिर हैट बनाया ताकि कान ढके रहें। ये सब कुछ उन्होंने अपने जलवायु और मौसम की अनुकूलता के अनुसार किया ताकि उनको ठंड से बचाव करना, क्योंकि अंग्रेजों के देश में सबसे ज्यादा लोग ठंड से ही मरे हैं। आपको मालूम है कि साल में 6-7 महीने सूरज नहीं निकलता। इंग्लैंड में और यूरोप में साल में 6-7 महीने सूरज नहीं निकलता, कभी कभी 8 महीने नहीं निकलता। बर्फ पड़ती है और खेतों में जमा हो जाती है, सड़क पर 5-5 फीट बर्फ, कभी कभी 10-10 फीट बर्फ जमा हो जाती है। पूरी सरकार का एक ही काम होता है उस समय बर्फ को सड़क से हटाना और फिर रास्ते को सुयोग्य बनाना। तो जिन देशों में बर्फ बहुत पड़ती हो, ठंडी हवाएं बहुत चलती हो, सूरज का धूप ना निकलता हो, धूप के दर्शन के लिए वो तरसते हो, वहां के लोगों को हमेशा कपड़े ऐसे ही पहनने पड़ेंगे जो ठंडी हवाओं से उनको बचा सकें और शरीर में गर्मी ला सकें। इसलिए वो कोट पैंट सूट और टाई और ओवरकोट आदि आदि पहनते हैं। अब हम भारतवासी उनकी नकल करके पहनने लगे। हमारे देश में तो बर्फ कभी पड़ती नहीं है, बिहार में तो मैंने कभी नहीं सुना कि बर्फ पड़ती है। थोड़ी बहुत बर्फ पड़ती है तो उत्तराखंड में पड़ती है, जम्मू कश्मीर में पड़ती है, हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, वो भी साल में 15 दिन पड़ती है, 6-7 महीने नहीं पड़ती। हमारे यहाँ तो हर दिन सूरज निकलता है और खूब तेज निकलता है, खूब धूप होती है और खूब अच्छी धूप होती है। और आधे से ज्यादा भारत में तो 2 ही मौसम है, गर्मी और भयंकर गर्मी। आप तो बिहार के वासी हैं, आपको तो मालूम है 50 डिग्री तापमान हो जाता है बिहार के कई शहरों का। अब ऐसे जहां देश में 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता हो, वहां के लोग कोट पहनना शुरू कर दें, टाई लगाना शुरू कर दें, जैकेट पहनना शुरू कर दें, ओवरकोट लादना शुरू कर दें और टाई के ऊपर नेक टाई लगा लें और सारे गले को खूब अच्छे से बंद कर लें। गर्मी अंदर ही अंदर लगे, पसीना अंदर ही अंदर हो और अंदर गर्मी और पसीने से इतने परेशान हो कि सब कुछ खोल देने का मन करता हो, फिर भी उसको ना खोलें तो उनको क्या कहेंगे? अंग्रेजों की अंग्रेजी तो कह सकते हैं। मुझे कई बार ये दृश्य देखने को मिलते हैं इस देश में, बहुत हंसी भी आती है और रोना भी आता है। जून की भयंकर गर्मी में शादी हो रही है, दूल्हे राजा 3 पीस सूट और टाई लगा के घोड़े पे चढ़ के बैठे हुए हैं। भयंकर जून की गर्मी में, चिलचिलाती धूप में 3 पीस सूट और टाई लगा के दूल्हे राजा हैं। अंदर पसीना 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 हो रहा है और दूल्हे राजा कह रहे हवा कर भाई, हवा कर। अरे भाई ये कोट उतार के फेंक दे। नहीं फेंकूंगा, क्योंकि आज ही पहनना है, क्योंकि आज ही मुझे सुपर इडियट दिखना है और सुपर इडियट बनना है। तो हमारे देश में ये जो भूषा की गुलामी है, ये हमें व्यक्तिगत स्तर पे बदलनी है। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं भारत स्वाभिमान के सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों से कि अंग्रेजों की पोशाक को जितनी जल्दी छोड़ सकें छोड़ दें। तो आप बोलेंगे जी भारतीय पोशाक क्या है? कुर्ता पहनो, पायजामा पहनो, धोती पहनो, साड़ी पहनो, ये सब भारतीय पोशाकें हैं। बहनें तो अभी भी काफी भारतीय हैं क्योंकि वो तो साड़ी पहनती हैं या सलवार सूट। भाइयों में बहुत गड़बड़ी आई है, अपनी पत्नियों को तो साड़ी पहनाएंगे और खुद 3 पीस सूट और टाई लगा के जाएंगे उनके साथ। पत्नी भारतीय है, पति विदेशी है। कहते हैं पति पत्नी एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक पहिया ट्रैक्टर का, दूसरा साइकिल का, कैसे चलेगी ये गाड़ी? तो हाथ जोड़कर भाइयों से विनती करता हूं कि अगर आपकी धर्म पत्नियों को आप साड़ी पहना रहे हैं तो आप ईमानदारी से धोती कुर्ता पहनिए, नहीं तो लुंगी कुर्ता पहनिए, नहीं तो भारतीय पोशाक पहनिए, कुर्ता पजामा पहनिए। ये नहीं चलेगा कि हमारी धर्म पत्नी भारतीय है और हम विदेशी हो जाए। तो भूषा की गुलामी छोड़िए, भाषा की गुलामी छोड़िए, फिर भोजन की गुलामी भी छोड़िए। भोजन में हमारी बहुत गुलामी आ गई है। अंग्रेज डबल रोटी खाते थे, पाव रोटी खाते थे, ब्रेड खाते थे, हमने भी खाना शुरू कर दिया।
हमारे घरों में अब पाव रोटी आती है, डबल रोटी आती है, ब्रेड आती है। जिस घर में ताजा रोटी बनाने की हजारों लाखों साल की परंपरा हो, उस देश में 3-3 महीने पुरानी डबल रोटी और पाव रोटी आती है, वो भी सड़े मैदे की बनी हुई, जिसको बनता हुआ आप देख लेंगे तो कभी छूना पसंद नहीं करेंगे उसको। तो घर में से ये हटाइए पाव रोटी, डबल रोटी। ये अंग्रेजों की मजबूरी है कि उनको गेहूं के आटे से रोटी बनाना नहीं आया आज तक। उन्होंने दुनिया में बहुत आविष्कार किए होंगे, रोटी बनाना नहीं सीख पाए वो अभी तक, शायद सीख भी नहीं पाएंगे अगले 100 साल में। गेहूं उनके यहां होता है, गेहूं हमारे यहां भी होता है, उसी गेहूं से हम आटा बनाते हैं, उस गेहूं से वो भी आटा बनाते हैं, उस आटे से हम रोटी बना लेते हैं, उस आटे को सड़ा के वो पाव रोटी और डबल रोटी बना लेते हैं। हम उसी आटे से रोटी की कितनी तरह की रोटियां बना सकते हैं, पराठे बना सकते हैं, पूड़ी बना सकते हैं, कचौड़ी बना सकते हैं, 20 किस्म के पराठे, 20 किस्म की पूड़ी, कचौड़ी। इतनी विविधता हमारे व्यंजन में जब है, तो सड़ी हुई मैदे की डबल रोटी, पाव रोटी खाना ये कोई शान की बात नहीं है। ये अंग्रेजी भोजन है, तामसिक भोजन है। इसको जल्दी से जल्दी छोड़िए और अपने घर से इसको विदा करिए, इस अंग्रेजियत में से बाहर आइए। भोजन की गुलामी, ये पिज्जा है, बर्गर है, हॉट डॉग है, कोल्ड डॉग है, चाउमीन है, ये सब हटाइए, क्योंकि ये विदेशी भोजन हमारे लिए अनुकूल नहीं है। जिस देश में ये विकसित हुआ है उस देश के लिए थोड़ा अनुकूल हो सकता है, हमारे लिए तो बहुत प्रतिकूल है। तो भोजन की गुलामी ठीक करिए, भाषा की ठीक करिए, भेषज की ठीक करिए, भूषा की ठीक करिए, और अंत में अगर कर सकते हैं व्यक्तिगत जीवन में, तो ये भजन संगीत में भी काफी कुछ गुलामी आ गई है। हमारा संगीत शास्त्रीय संगीत है, राग रागनियों पर आधारित है, और शास्त्रीय संगीत का विकास लाखों करोड़ों वर्षों में हुआ है। वेदों में से निकला है हमारा संगीत। वेद जितने पुराने हैं, संगीत उतना ही पुराना है इस देश में। हमारे देश में वेदों से निकले हुए संगीत में जो गहराई है, दुनिया के किसी देश के संगीत में उतनी गहराई नहीं है। तो दूसरे देशों के संगीत में हम जाकर फंस गए। रैप म्यूजिक, पॉप म्यूजिक, माइकल जैक्सन का म्यूजिक, बीथोवन का म्यूजिक, मोजार्ट का म्यूजिक, ये सारे के सारे म्यूजिक जो उनके समझ में शायद आते हैं या नहीं मुझे नहीं मालूम, हमारे समझ में तो बिल्कुल नहीं आते हैं। माइकल जैक्सन क्या गाता रहा इतने साल, मेरे समझ में उसकी एक लाइन अभी तक नहीं आई। क्या नाचता रहा इतने साल, आज तक समझ में नहीं आया कि वो नाच रहा था या सर्कस की कलाबाजियां दिखा रहा था। एक टांग इधर फेंकना, दूसरी टांग उधर फेंकना, भौणे तरीके से कमर को मटकाना, शरीर के अंगों को बिल्कुल भौणे तरीके से प्रस्तुत करना, ये कौन सा डांस है, कौन सा नृत्य है। हमारे पास कोई कमी नहीं है। कथक है, कुचिपुड़ी है, भरतनाट्यम है, कथकली है, 20 किस्म के शास्त्रीय नृत्य हैं, 20 किस्म के हमारे शास्त्रीय गान हैं, और सैकड़ों हजारों किस्म के हमारे वाद्य हैं। कितने अच्छे सुरीले वाद्य हैं। बांसुरी हमारे पास है, सितार हमारे पास है, सरोद हमारे पास है, तबला हमारे पास है, हारमोनियम हमारे पास है, और विदेशियों के पास एक ही है, वो ब्रास बैंड जो बजता है बाजारों में और बारातों के आगे। आपने देखा है वो लंबा सा भोंगा सा वो गोल गोल रहता है ना, जिसको बजाने में पूरे फेफड़े निकल आते हैं उसके, वो ये ब्रास बैंड अंग्रेजों का है, ये अपना नहीं है। और जो बजे तो कान फोड़े और दूसरों का दिमाग खराब करे, बजाने वाले का तो उससे ज्यादा दिमाग खराब हो। मेरी एक बहुत विनती है आपसे, ये मेरे हृदय की बात है कि भारत स्वाभिमान के किसी भी कार्यकर्ता भाई बहन के घर में बेटे बेटी की शादी हो या आपकी अपनी खुद की शादी हो, तो कृपया करके ये ब्रास बैंड तो बिल्कुल मत ले जाना, क्योंकि ये अंग्रेजों की परंपरा है ब्रास बैंड की। अंग्रेजों की फौज जब दुश्मन पे हमला करने जाती थी तो आगे आगे ये ब्रास बैंड बजाते हुए चलता था। हम किसी पे हमला करने नहीं जा रहे हैं, हम किसी की बेटी को अपने घर की बहू बनाने के लिए बड़े पवित्र और आध्यात्मिक काम के लिए जा रहे हैं, और उसमें ये ब्रास बैंड आप बजाएं तो लगता यही है कि आप भी अंग्रेजों की तरह से हमला करने जा रहे हैं उसमें। तो आपसे इसके लिए माफी चाहता हूं। आपकी अगर शादी नहीं हुई है, होने वाली है, तो ब्रास बैंड तो बिल्कुल मत बजवाना। आप बोलेंगे फिर क्या बजवाएं? आपको अगर बजवानी है तो शहनाई बजवाना।
शहनाई भारतीय वाद्य है और जब बजता है तो कानों में ऐसा रस घोलता है कि दिल करता है सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ, सुनते जाओ। बांसुरी बजवाना, शहनाई बजवाना, सितार बजवाना, सरोद बजवाना और कुछ बजवा लेना, ये ब्रास बैंड तो बिल्कुल नहीं। और अगर कुछ ना मिले तो बिना कुछ बजाए ही ले आना। तो व्यक्तिगत जीवन से ये अंग्रेजों की गुलामियों को हम जरा छोड़ें। अब एक बहुत गंभीर विषय कि हमारे देश में अंग्रेजों के जमाने की एक गुलामी और चली आ रही है, और वो गुलामी है कि जो जो अंग्रेज अधिकारियों ने देश को लूटा, बर्बाद किया, जिन जिन ने अत्याचार इस देश पर सबसे ज्यादा किए, उन अंग्रेजों के नाम पर इस देश में नगर बसे हुए हैं, उन अंग्रेजों के नाम पर मोहल्ले बसे हुए हैं, उन अंग्रेजों के नाम पर सड़कें बनी हुई हैं, उन अंग्रेजों के नाम पर अस्पताल बने हुए हैं, उन अंग्रेजों के नाम पर भवन हैं, इमारतें हैं। बहुत शर्म आती है मुझे। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं नाम लेकर। हम यहां इस समय उत्तराखंड में हैं। इस उत्तराखंड में इस हरिद्वार से लगभग 150 किलोमीटर दूर एक छोटा सा नगर है, उसका नाम है लैंसडाउन। ये लैंसडाउन नगर पौड़ी जिले में आता है। पौड़ी एक जिला है उत्तराखंड का, उसमें लैंसडाउन नाम का एक बहुत छोटा सा नगर है। लैंसडाउन नाम का एक अंग्रेज हुआ इस देश में, और 1894 की बात है। वो इस देश का गवर्नर जनरल होता था। बाद में उसको वॉयसराय की भी पदवी दी गई। ये 1894 में जो लैंसडाउन नाम का अंग्रेज गवर्नर जनरल था, क्या किया है इसने, वो आप जान लो तो शर्म आएगी आपको कि ये लैंसडाउन नाम हमारे देश में अभी भी चल रहा है। हुआ ये था कि भारत देश में गो हत्या निषेध के लिए एक जबरदस्त आंदोलन शुरू हुआ था सन 1870 में, और इस आंदोलन का इतिहास अंग्रेजों ने दबा के रखा अभी तक अंग्रेजों ने इस आंदोलन का इतिहास दबा के रखा, और हमारे इतिहासकारों ने भी इस बात पर ज्यादा शोध नहीं किया। सन 1870 से लेकर 1894 तक, माने 24 साल इस देश में गो हत्या निषेध का जबरदस्त आंदोलन था। और अंग्रेजों की खुफिया विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार मैं आपसे कहना चाहता हूं, अंग्रेजों के खुफिया अधिकारी का यह कहना था कि 1857 का आंदोलन जितना बड़ा था उससे कई गुना बड़ा यह गो हत्या निषेध का आंदोलन था, जो 1870 में शुरू हुआ और 1894 तक चला। बहुत गर्व से, बहुत गौरव से मुझे यह कहना है कि इस आंदोलन की शुरुआत आर्य समाज के लोगों ने की थी, आर्य समाज के कार्यकर्ताओं ने की थी। आप जानते हैं, परम पूजनीय महर्षि दयानंद की शिक्षाओं से प्रेरित और प्रभावित होकर बहुत सारे युवक आजादी के आंदोलन में कूदे थे। परम पूजनीय महर्षि दयानंद से ही प्रभावित होकर बहुत सारे युवक गोरक्षा आंदोलन में और गो हत्या निषेध के आंदोलन में 1870 में कूदे थे। आर्य समाज की स्थापना तो 1875 में हुई, लेकिन आर्य समाज की नींव परम पूजनीय स्वामी दयानंद के कार्यों से पहले ही पड़ चुकी थी। तो 1870 में यह आंदोलन शुरू हुआ। आज जिस स्थान पर हरियाणा है, पहले यह पंजाब हुआ करता था, हरियाणा आजादी के बाद बना है। इस इलाके से यह आंदोलन शुरू हुआ, और अंग्रेजों की खुफिया रिपोर्ट बताती है कि सबसे पहले यह आंदोलन जींद से शुरू हुआ था। जींद एक बड़ी रियासत हुआ करती थी उस जमाने में, वहां से गोरक्षा आंदोलन 1870 में शुरू हुआ। गोरक्षा सभा बनाई गई थी जींद में, उसमें कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया था कि गाय को कटने नहीं देंगे, और जो अंग्रेज गाय काटेगा उस अंग्रेज को हम काटेंगे। ऐसे करके आंदोलन फैला। जींद एक छोटे से स्थान से शुरू हुआ आंदोलन धीरे धीरे संपूर्ण भारत में फैल गया। 1894 तक आते आते 1 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता इस गोरक्षा आंदोलन में शामिल हो गए। 1 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता पूरे देश में। और इन कार्यकर्ताओं ने जगह जगह कत्लखाने बंद कराना शुरू कर दिया। और ये कत्लखाने बंद कराने का काम कैसे किया करते थे, अंग्रेजों के कत्लखाने जो चला करते थे उनके सामने जाकर ये लेट जाते थे, और जो गाड़ियां पशुओं को भर के ले जाती थी उनके सामने ये कार्यकर्ता लेट जाते थे और कहते थे हमारे ऊपर से लेके जाओ, तब ये पशुओं का कत्ल होगा, हम पहले मरेंगे बाद में ये पशु कटेंगे। इतना जबरदस्त आंदोलन था। परिणाम ये होने लगा कि जगह जगह अंग्रेजों को कत्ल करने के लिए जानवर मिलना बंद हो गए। इन 1 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने गांव गांव के किसानों को समझाना शुरू किया कि अंग्रेज तो गाय काटते हैं,
हम तो गाय पालते हैं, हम गाय बेचेंगे नहीं अंग्रेजों को, गाय देंगे नहीं अंग्रेजों को, तो अंग्रेज काटेंगे कैसे। इस तरह से यह आंदोलन बढ़ा। अंग्रेजों की हालत खराब हो गई। जब जगह जगह कत्ल खानों को गाय मिलना बंद हो गई तो गाय का मांस खाना अंग्रेजों को तो बहुत आवश्यक था। बिना गाय का मांस खाए वो एक दिन भी रह नहीं सकते थे। तो अंग्रेजी सेना में विद्रोह की स्थिति आ गई और अंग्रेजी सैनिकों ने कहा कि गाय का मांस नहीं मिलेगा तो हम बगावत करेंगे, विद्रोह करेंगे। अब अंग्रेजी सरकार के लिए एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई। ये गोरक्षा आंदोलन करने वाले कार्यकर्ता गाय मिलने नहीं दे रहे थे कटने को, और अंग्रेजी सैनिक गाय का मांस ना मिले तो बगावत करने को तैयार। तो अंग्रेजों की महारानी ने एक हस्तक्षेप किया, विक्टोरिया ने लैंसडाउन नाम के एक अंग्रेज अधिकारी को पत्र लिखा। लैंसडाउन उस समय गवर्नर जनरल था। 1894 के आसपास वो पत्र इसके पास आया और इस विक्टोरिया ने उस पत्र में लिखा कि ये जो गाय भारत में कटती है ये तो हमारे लिए ही कटती है, ये बात तो सही है, क्योंकि भारतवासी तो गाय का मांस खाना पसंद करते नहीं है। आप इस बात पर ध्यान देना। विक्टोरिया खुद लिख रही है इस बात को। वो कह रही है कि गाय भारत में कटती है वो तो हमारे लिए कटती है, भारतवासी गाय खाना पसंद नहीं करते हैं। और वो कहती है कि भारत के मुसलमान भी गाय खाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इनके पूर्वज सब हिंदू थे और हिंदुओं ने गाय के मांस को खाना कभी स्वीकार किया नहीं, इसलिए भारत के मुसलमान भी गाय खाना पसंद नहीं करते। उस पत्र में एक एनेक्शर लगा हुआ है जिसमें एक वाक्य है। विक्टोरिया लैंसडाउन को लिख रही है कि मुझे जानकारी मिली है कि कभी किसी मुस्लिम भाई के घर में गलती से गाय का मांस आ गया और जिस बर्तन में वो रख गया और उस मुस्लिम भाई को पता चल गया कि ये गाय का मांस था, तो वो मुस्लिम परिवार उस बर्तन को हमेशा के लिए घर के बाहर फेंक देता है। वो मानते हैं कि ये गलती हुई है, ये भूल हुई है। तो विक्टोरिया लिख रही है पत्र में कि ना तो भारत के मुसलमान गाय का मांस खा रहे हैं, ना हिंदू खा सकते हैं, गाय कट रही है तो अंग्रेजों के लिए कट रही है। अब गोरक्षा आंदोलन जो चल पड़ा है पूरे भारत में, हमको गाय मिलना बंद हो गई है, हमारे कत्ल खाने बंद हो रहे हैं, तो इसका अब एक ही उपाय है। लैंसडाउन को वो कह रही है चिट्ठी में, इसका एक ही उपाय है। क्या उपाय है? लैंसडाउन को वो कह रही है तुम ऐसा करो कि भारत के जो कत्ल खाने अंग्रेजों के लिए चल रहे हैं और मांस अंग्रेजों के लिए पैदा हो रहा है, इन कत्ल खानों में गाय का कत्ल करने के लिए मुसलमानों की भर्ती करो। इस पे ध्यान दीजिएगा वाक्य पे। वो कहती है मुसलमानों की भर्ती करो। इसका माने गाय काटने का काम मुसलमान नहीं, उन कत्ल खानों में अंग्रेज ही करते रहे होंगे। तो अंग्रेजों को हटाकर मुसलमानों की भर्ती करो और हिंदुओं को यह बताओ भारत में कि तुम्हारी गाय मुसलमान काट रहे हैं। तो ये हिंदू और मुसलमान जो मिलकर गोरक्षा के आंदोलन में लड़ रहे हैं, ये आपस में लड़ने लगेंगे और हमारा रास्ता खुल जाएगा और हमारी नीति डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, फूट डालो और राज करो, सफल हो जाएगी और हमारी सेना में भी बगावत नहीं होगी और हमारे सेना के लोगों को मांस भी मिलता रहेगा, कत्ल खाने भी चलते रहेंगे। ये पत्र लिखा उसने लैंसडाउन को। लैंसडाउन ने पत्र पढ़ा, उसने फिर मीटिंग बुलाई। मीटिंग बुला के उसने आदेश दिया कि जितने सरकारी कत्ल खाने हैं उनमें मुसलमानों की भर्ती की जाए। तो मुसलमानों में से कोई तैयारी नहीं हुआ भर्ती के लिए, कोई आया ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि ढूंढो, कोई तो मुसलमानों में जाति समूह होगा जिसको हम इस काम में लगा सकें। तो कुरैशी जाति समूह के मुसलमानों को प्रताड़ित करके, अत्याचार करके, मार पीट के अंग्रेजों ने गाय के कत्ल के काम में लगाया और उनको इतना प्रताड़ित करते थे कि गाय काटो, गाय काटो। फिर होता क्या था कि ये गाय काटते थे कुरैशी समाज के लोग अंग्रेजों के दबाव में आकर। फिर अंग्रेज इसको पूरे देश में प्रचारित करते थे हिंदुओं के बीच में कि देखो तुम्हारी गाय तो मुसलमान काट रहे हैं। तो 1870 से 1894 तक जो आंदोलन चला गोरक्षा का, जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों साथ मिलकर गाय को बचाने के लिए लड़ रहे थे। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, जींद की जो गोरक्षा समिति 1870 में बनी उसमें 11 हिंदू थे और 7 मुसलमान थे। 18 लोगों की समिति थी। हर जगह गोरक्षा की समिति में हिंदू मुसलमान साथ में मिलकर काम कर रहे थे। विक्टोरिया ने लैंसडाउन को आदेश देकर मुसलमानों से जबरदस्ती गाय कटवाकर कुरैशी समाज के लोगों को दबाव डालकर एक घृणित काम शुरू किया और सारे देश में यह लहर फैल गई। हिंदू और मुसलमान जो मिलकर गाय को बचा रहे थे, विक्टोरिया की इस पत्र के बाद की जो नीति बनी उसमें हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ने लगे
मुसलमानों के बीच में प्रचार किया गया कि कुरैशी को बहिष्कार करो क्योंकि ये गाय काट रहे हैं। हिंदुओं में प्रचार किया कि कुरैशियों को मारो पीटो क्योंकि तुम्हारी गाय काट रहे हैं, और अंग्रेज पूरे सुरक्षित हो गए। 1894 से ये नीति बनी और 1897 में इस नीति ने पूरे देश में एक विस्फोट कर दिया। और पहली बार मुझे ये दुख है कहते हुए कि हिंदू मुसलमान का पहला दंगा 1897 में अंग्रेजों ने कराया। वो इस नीति के तहत कराया ताकि ये हिंदू मुसलमान अलग अलग हो जाएं और इस देश की गाय कटती रहे और अंग्रेजों का शासन सुरक्षित रहे। लैंसडाउन वो खतरनाक अंग्रेज अधिकारी था जिसने हिंदू मुसलमानों को लड़वाया और हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ बरगलाया। ये लैंसडाउन ने कुछ टीम बना रखी थी। आपको सुन के लगेगा कि कितना घृणित आदमी था वो। उसकी टीम के लोग जाते थे और किसी मस्जिद के सामने रात को 2:30-3 बजे सुअर काट के डाल के चले आते थे, लैंसडाउन की टीम के लोग। और सवेरे हल्ला मचता था, देखो हिंदुओं ने सुअर काट के मस्जिद में डाल दिया। फिर लैंसडाउन के लोग जाते थे और किसी मंदिर के सामने गाय को काट के छोड़ के चले आते थे और लैंसडाउन के कर्मचारी प्रचार करते थे, देखो मुसलमानों ने गाय को काट दिया। इस तरीके से दंगा भड़काया और 1897 में जो दंगा भड़का इस देश में, वो दंगा भड़कते भड़कते 1905 तक इतना खतरनाक हो गया कि अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों के आधार पर देश का विभाजन करने का तय कर लिया और बंगाल राज्य को पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांट दिया। जिस अंग्रेज अधिकारी लैंसडाउन ने यह विष का बीज बोया हिंदू और मुसलमानों में, उस लैंसडाउन के नाम से इस उत्तराखंड में एक पूरा शहर बसा हुआ है, एक नगर बसा हुआ है, उसका नाम लैंसडाउन है। आत्मा को दुख होता है, कष्ट होता है, क्रोध आता है कि लैंसडाउन ने हिंदू मुसलमानों को लड़ाया। गाय का मांस अंग्रेजों को खाने को मिलता रहे, इसके लिए गाय का कत्ल करने के लिए कत्ल खाने चालू करवा के रखे। उस लैंसडाउन का नाम हम क्यों लें और उसके नाम पर कोई शहर का नाम क्यों बने? मैं अपील करना चाहता हूं लैंसडाउन की नगर पालिका से, लैंसडाउन की नगर परिषद से। मैं अपील करना चाहता हूं उत्तराखंड के सरकार के मुख्यमंत्री से, उत्तराखंड की सरकार से अपील करना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो ये लैंसडाउन नाम के कलंक को, इस पाप को उत्तराखंड से जितनी जल्दी मिटा दिया जाए उतना अच्छा है। ये उत्तराखंड देवभूमि है, ये उत्तराखंड ऋषियों की भूमि है, ये उत्तराखंड मुनियों की भूमि है। यहां बड़े बड़े मुनियों ने तपस्या की है, बड़े बड़े ऋषियों ने तपस्या की है। पवित्र भूमि है, अध्यात्म की भूमि, धर्म की भूमि। और इस धर्म, पवित्रता और अध्यात्म की भूमि पर एक नराधम और पिशाच नाम का व्यक्ति लैंसडाउन, उसके नाम पर नगर बसे और सरकार को बार बार वो नाम अपने रिकॉर्ड्स में लिखना पड़े। मेरे जैसे व्यक्ति को लैंसडाउन जाना पड़े तो मेरे नाम को उच्चारण बार बार करना पड़े, लैंसडाउन लैंसडाउन लैंसडाउन। अपमान की बात है, शर्म की बात है, ये गुलामी घोर है। इस गुलामी को भी खत्म करना है। इस लैंसडाउन का नाम जल्दी से जल्दी बदला जाए, किसी महर्षि के नाम पर, किसी ऋषि के नाम पर इसका नामकरण किया जाए, और नहीं हो सके तो भारत के किसी क्रांतिवीर के नाम पर इसका नाम रख दिया जाए। और भले वो क्रांतिवीर उत्तराखंड के हों, हो सकता है वो भारत के किसी भी इलाके के हों, उत्तराखंड के भी हो सकते हैं। इसी तरह मुझे और एक बात कहनी है। एक बहुत खराब अंग्रेज जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं, डलहौजी, जिसने इस देश के किसानों की जमीनें हड़पी, 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को जिसने पूरी तरह से भूमिहीन बनाया, इस देश की रियासतें हड़पी। आपको मालूम है डलहौजी वो सबसे खतरनाक लुटेरा था जो भारत के कोहिनूर हीरे को लूट कर लंदन ले गया। यही डलहौजी है जिसने कोहिनूर हीरा लूटा है इस देश का। आपको मालूम है कोहिनूर हीरा भारत की संपत्ति है, दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा है वो। दुनिया में इतना कीमत का कोई हीरा शायद ही होगा। और वो कोहिनूर हीरा पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह की रियासत में था। महाराजा रणजीत सिंह इस देश के परम प्रतापी राजाओं में से एक थे, जिन्होंने भारत की सीमाओं को अफगानिस्तान तक सुरक्षित करके रखा था। उत्तर भारत में आगरा से लेकर और अफगानिस्तान तक पूरा राज्य महाराजा रणजीत सिंह का राज्य हुआ करता था। इतनी सुरक्षा, इतना सम्मान आम आदमी के लिए महाराजा रणजीत सिंह ने उपलब्ध कराया था। आपको एक हैरान करने वाली बात बताता हूं, हमारे देश में नहरों से सिंचाई की जा सकती है
और नदियों को काटकर नहरें बनाई जा सकती हैं और उन नहरों से गांव के खेतों को सींचा जा सकता है। ये पूरी परिकल्पना और पूरी परियोजना महाराजा रणजीत सिंह ने शुरू कराई थी सबसे पहले इस देश में। महाराजा रणजीत सिंह की ये सूचना, इसके आधार पर पूरे देश में नहरें बनी हैं और उसके बाद खेतों की सिंचाई हुई है। ऐसे परम प्रतापी महाराजा रणजीत सिंह के राज्य को अंग्रेजों ने हड़प लिया। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई, पूरा राज्य अंग्रेजों ने हड़प लिया। उनके बेटे दिलीप सिंह को बंदी बनाकर अंग्रेज लंदन में ले गए। बाद में उनको ईसाई बना दिया और एक ईसाई लड़की से जबरदस्ती उनकी शादी करा दी। दिलीप सिंह को कभी भारत में वापस नहीं आने दिया। महाराजा रणजीत सिंह की धर्मपत्नी थी श्रीमती जिंदा कौर, उनको अंग्रेजों ने बंदी बनाकर बनारस में फिकवा दिया और दर दर की ठोकरें खाकर उनका आखिरी जीवन बीता। एक साम्राज्य की महारानी रही जिंदा कौर को जीवन के आखिरी दिन में एक एक रोटी मांगकर खानी पड़ी, बनारस की गलियों में भीख मांगनी पड़ी। ये अंग्रेजों ने किया और जिस अत्याचारी अंग्रेज ने ये काम किया उसका नाम डलहौजी। एक तरफ किसानों को बर्बाद